हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो हम आज जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ रिलेटेड टू कॉम्पोजिशन स्कीम। अब जो मेजर पॉइंट्स हैं जीएसटी को लेकर वो हैं स्मॉल वेंडर्स की कन्फ्यूजन्स हैं। वो स्मॉल वेंडर्स को कन्फ्यूजन ये है कि कैन आई रजिस्टर एज अ कॉम्पोजिट सप्लायर। अब ये कन्फ्यूजन इसलिए उठ कर आ रही हैं क्योंकि जीएसटी में कंप्लायंस के प्रोविजंस बहुत मेजर हैं। तो जो स्मॉल वेंडर्स हैं इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम टू टेक अ न्यू रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, क्योंकि अगर वो न्यू रजिस्ट्रेशंस लेते हैं तो जो रिटर्न फाइलिंग के प्रोसीजर्स हैं, जो अदर रिलेटेड प्रोसीजर्स हैं हमारे जीएसटी के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो वो ये कहते हैं कि रैदर देन टेकिंग अ न्यू रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, लेट्स गेट रजिस्टर्ड एज अ कॉम्पोजिट सप्लायर। तो कॉम्पोजिट सप्लायर की तरह रजिस्टर होने के लिए जीएसटी में क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, आज हम उन्हीं के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। तो जो सबसे पहली चीज़ हमें पता होनी चाहिए कॉम्पोजिट सप्लायर के केस में, दैट इज़ रिगार्डिंग द लिमिट जो गवर्नमेंट ने डिफाइन करी है फॉर बीइंग एलिजिबल एज अ कॉम्पोजिट सप्लायर। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर प्रीसीडिंग ईयर में आपकी टर्नओवर 75 लाख से कम है तो येस यू आर एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इन द सब्सिक्वेंट ईयर। तो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल 14-15 में आपकी टर्नओवर थी 60 लाख और 15-16 में आपकी टर्नओवर हो गई मान लीजिए 90 लाख। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आप अपने प्रीसीडिंग ईयर में जाकर देखिए कि वेदर योर टर्नओवर इज़ लेस देन 75 लाख और नॉट। अब मान लीजिए ये ए का एग्जाम्पल है, तो इज़ ए एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर ईयर 2015-16। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन निकल कर आएगा वो ये होगा, येस ही इज़ एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम एज हिज टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग ईयर वॉज लेस देन 75 lakhs। लेकिन दिस लिमिट इज़ डिफरेंट इन केस ऑफ सर्टन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। अब ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या है? तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो है वो सीजीएसटी एक्ट में ऐसे डिफाइंड है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 279 ए के अंदर जाकर देखिए कि ये जो लिस्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स दे रखी है ना, अगर आप इनमें से किसी 11 स्टेट्स हैं ये टोटल, अगर इनमें से आप किसी एक स्टेट में फॉल करते हैं तो उसके अंदर जो कॉम्पोजिशन स्कीम की जो लिमिट है दैट इज़ 50 lakhs। अब यहाँ पर स्टेट्स कौन कौन सी हैं? यहाँ पर फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो स्टेट्स डिफाइंड हैं वो हैं जम्मू एंड कश्मीर, असम, सिक्किम। सो ये टोटल 11 स्टेट्स गवर्नमेंट ने डिफाइन करी हैं अंडर आर्टिकल 279 ए दैट आर कॉल्ड द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। इनके लिए जो कॉम्पोजिशन लेवी की लिमिट है दैट इज़ 50 lakhs। मतलब आपको अपने पिछले साल में ये देखना पड़ेगा कि आपकी टर्नओवर 50 लाख से कम थी, तभी आप नेक्स्ट ईयर में कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। अब सेकंड जो चीज़ निकल कर आती है इम्पॉर्टेंट इसमें से वो ये है कि हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज गवर्नमेंट ने कुछ डिफाइन कर दिए हैं अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। अब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने बताए हैं वो 5 एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज बताए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद वन बाय वन। सो सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज द सप्लायर इज नॉट एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ एनी सर्विसेज। सो अगर आप कोई सर्विस सप्लाई कर रहे हैं तो ये कैन नॉट रजिस्टर एज अ कॉम्पोजिट सप्लायर। लेकिन इस केस में गवर्नमेंट ने एक एक्सेप्शन दी। उन्होंने कहा कि अगर आपकी कोई रेस्टोरेंट सर्विसेज हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हैं एज अ कॉम्पोजिट सप्लायर। वो भी गवर्नमेंट ने शेड्यूल 2 में पॉइंट नंबर 6 में डिफाइन करी है। तो अगर आप कोई रेस्टोरेंट सर्विसेज दे रहे हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिट सप्लायर। अगर इसको छोड़कर आप कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो यू कैन नॉट रजिस्टर एज अ कॉम्पोजिट सप्लायर। सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है
कि द पर्सन इज नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ एनी गुड्स दैट आर नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अल्कोहलिक लिकर सप्लाई कर रहा हूं या पेट्रोलियम क्रूड सप्लाई कर रहा हूं जो इस एक्ट में स्पेसिफिकली बाहर रखे गए हैं, तो आई कैन नॉट रजिस्टर एज अ कॉम्पोजिट सप्लायर अंडर दिस एक्ट। थर्ड पॉइंट जो निकल कर आता है वो ये निकल कर आता है कि द कॉम्पोजिट सप्लायर कैन नॉट एंगेज इन एनी इंटरस्टेट सप्लाईज। अब इंटरस्टेट सप्लाईज जैसे आई हैव प्रीवियसली डिस्कस इन माई वीडियोज इज कि ए स्टेट 1 में है और बी स्टेट 2 में है, तो जो भी ए बी को माल सप्लाई करेगा दैट इज कॉल्ड इंटरस्टेट सप्लाई। तो अगर आप इंटरस्टेट सप्लायर हैं देन ऑल्सो यू कैन नॉट रजिस्टर एज अ कॉम्पोजिट सप्लायर। फोर्थ कंडीशन जो निकल कर आती है वो ये निकल कर आती है कि द पर्सन इज नॉट एंगेज इन सेलिंग हिज गुड्स थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब मेजर हिट यहीं पर आता है क्योंकि हमारे जितने भी स्मॉल वेंडर्स थे वो पिछले 10 ईयर्स में किसी न किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ रजिस्टर हो गए हैं। मान लीजिए वो अमेज़ॉन हो या फ्लिपकार्ट हो। तो मेजरली अगर आप देखेंगे तो स्मॉल वेंडर्स इस कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं दैट दे आर रजिस्टर्ड विद अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और एनी अदर ई कॉमर्स ऑपरेटर। सो अगर आप किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं देन ऑल्सो यू कैन नॉट रजिस्टर थ्रू कॉम्पोजिशन स्कीम। So this condition is not eligible for composition scheme। और जो लास्ट कंडीशन निकल कर आई वो ये निकल कर आई कि गवर्नमेंट में स्पेसिफाई दोज गुड्स जिसके मैन्युफैक्चरर्स कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। अभी तक इसमें कोई भी मैन्युफैक्चरर ऐसे गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई नहीं करे हैं जो कॉम्पोजिशन लेवी के अंदर एलिजिबल ना हो, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर दे कि अगर आप ए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या बी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। आई होप you like this video. Do subscribe to our channel. Thank you so much.